हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पीसी स्टडी पॉइंट पर मैं एसके चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं AIPMT 2014 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे अपन सोल्व करना। और मैं आपको पर डे 10 क्वेश्चन, जी हाँ 10 सोल्व्ड क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा, जिनसे आप जो नीट के विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारियों का जायजा कर सकेंगे कि उनकी तैयारियां किस प्रकार की चल रही हैं। साथ ही जो स्टूडेंट 12th में है या अभी नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नीट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ जाइए, उनकी भी साथ साथ में बढ़िया प्रैक्टिस होगी। साथ ही जो मैथ के स्टूडेंट हैं जो आगे इंजीनियरिंग में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी अपन जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन उपलब्ध होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले जब अपन वीडियो डालते थे तो कई बार कई बच्चों ने कमेंट के जरिए हमें कहा है कि सर आप इंग्लिश में भी वीडियो डाला करें। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमने आज देखिए ये इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन यहां पर उपलब्ध रहेंगे। यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए ही ये फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही आपको एक चीज मैं ये और बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट और हम तैयारी करवाते हैं क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों के लिए। और साथ ही अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं नीट और JEE के लिए भी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से ही आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, जो 12th के बच्चे हैं वो भी। साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहता था कि काफी सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि वो 12th के बाद में क्या करें। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जो नीट की एग्जाम है वो उनके लिए नहीं है, उसका पेपर बहुत ज्यादा हाई फाई होता होगा, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल होता होगा उनका। तो उन बच्चों को भी यहां पर ये पता चल जाएगा कि जो नीट की एग्जाम है उसका लेवल क्या होता है, आप उसकी तैयारी करके उसके क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 अबव होते हैं लेकिन फिर भी वो नीट की तैयारी नहीं कर पाते, और कारण होता है उनका मन में डर। तो साथ ही साथ अगर आप हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपके जो मन का डर है ये भी नहीं रहेगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि आप नीट या JEE की तैयारी करने के लायक हैं या नहीं है। और फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे कभी भी किसी भी टॉपिक पर हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन हैव बीन taken in a concentrator of volume V at temperature 27 degree Celsius in ideal condition. The ratio of the volume of gases hydrogen, oxygen and methane would be। मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप और V आयतन पर आदर्श परिस्थितियों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन गैस का समान द्रव्यमान है। यहां पर ये समान लिखना चाहता था मैं, ये मिस्टेक से समान लिखा गया है, इसको आप समान पढ़िएगा। समान द्रव्यमान है तो इन तीनों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप इनके आयतन का अनुपात कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। 11th क्लास में इस तरह की चीजें अपन पढ़ते हैं। अपन जानते हैं कि किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो डिपेंड करता है उसके मोल्स पर, उसके जितने मोल होंगे उस पर उसका आयतन डिपेंड करता है। और मोलों की संख्या अपन जानते हैं होता है द्रव्यमान बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान अपने को तीनों का समान द्रव्यमान दिया हुआ है, तो मैं अपन द्रव्यमान मान लेते हैं अपन m। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा m/2। साथ ही ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा m/32। ये लीजिए m/32। और जो मीथेन है इसका द्रव्यमान हो जाएगा m/16। तो आप देखिए इन तीनों का रेशियो निकालिए, एकदम सीधा सा रेशियो है m/2, m/32 और m/16। तो इनका अनुपात आ जाएगा, इनका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 16:1:2। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा, 16:1:2। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अर्थात कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी। और क्वांटम संख्याओं के मान दे रखे हैं, n का मान 3, l का मान 1 है और ml का जो मान है वो अपने को 0 दे रखा है।
तो यहां पर देखिए सीधा सीधा आंसर है कि आपको यह बताना है कि n बराबर 3, n बराबर 3 का मतलब तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं, यानी थर्ड कक्षा। फिर उसके बाद में देखिए अगला कह रहा है कि l बराबर है 1, तो आप l बराबर 1, ये भी 11th क्लास का इक्वेशन है, एकदम इजी सा है। l बराबर 1 का मतलब ये हो गया कि ये 3p कक्षक है। आगे चलिए ml बराबर 0, ml 0 का मतलब ये pz कक्षक है, यानी 3pz, और 3pz इसका मतलब ये टोटल एक ही कक्षक हुआ अपने पास। अर्थात इस तरह के जो कक्षक हैं उनकी संख्या होने वाली है मैक्सिमम कितनी, 1। तो अपना जो फर्स्ट आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और देखिएगा थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। अर्थात कि 45 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरण के फोटोन की ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है, और वो भी अपने को जूल में कैलकुलेट करनी है, यानी जूल में ज्ञात करनी है। और इसके लिए अपने को दे रखा है कि जो फ्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको देखिए दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल इंटू सेकेंड। और जो प्रकाश का वेग अपन जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। तो देखिए आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा अपन ये जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा E बराबर, तो E बराबर हो जाएगा hc/λ, E बराबर hc/λ। वैल्यू आपको सारी दी हुई है, h की c की सभी वैल्यू, तो आप रख देंगे E बराबर, h की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये रख देंगे आप 6.63 इंटू 10 की पावर रख देंगे आप -34 इंटू जो प्रकाश का वेग होता है 3 इंटू 10⁸ c, उसकी वैल्यू रख देंगे अपॉन लेमड़ा। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि लेमड़ा की वैल्यू देखिए दे रखी है 45 नैनोमीटर, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसको देखिए मैं मीटर में कन्वर्ट करके रख देता हूं 45 इंटू 10 की पावर -9। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4.42 इंटू 10 की पावर -18, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको किसी एक ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। देखिएगा कौन से में अपने को ये आंसर यहां पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपको आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें आपको देखिए 4.42 इंटू 10 की पावर -18, जो डी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद में आगे चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। अर्थात कोलॉइडी कणों का ऐसा कौन सा गुण है जो आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और इसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिएगा सीधा सीधा आंसर है। अपन जानते हैं कि कोलॉइडी कणों पर आवेश होता है, तो आपको यहां पर बताना यह है कि आवेश ऐसा कौन सा गुण है जो आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे पहला ऑप्शन आ गया अवक्षेपण, कोगुलेशन, तो जो अवक्षेपण होता है वो तो अपन जानते हैं आवेश के कारण होता है। आवेश जैसे उदासीन होता है तो अवक्षेपण हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आ गया इलेक्ट्रोपोरोसिस, यानी विद्युत कण संचलन, तो ये भी आवेश के कारण ही होता है। अगर आवेश होता है तो ही विद्युत प्रवाहित करने पर, देखिए ये तो नाम से आपको पता चल जाएगा, विद्युत इलेक्ट्रो यानी आवेश के कारण होना। थर्ड ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोपरासरण, ये भी देखिए आप नाम से समझ लीजिए, इलेक्ट्रो आवेश के कारण होने वाला कैरेक्टर है। तो आपके पास में केवल एक ऑप्शन बच गया है डी, टिंडल प्रभाव। इसका देखिए अगर आप टिंडल प्रभाव के बारे में जानते हैं तो इसका आवेश से जहां तक अपने को पता है कोई लेना देना नहीं होता है। टिंडल प्रभाव और आवेश इन दोनों का दूर दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। इफ ए is the length of the side of a cube, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cube will be। अर्थात अगर किसी घन की भुजा A है तो काय केंद्रित अवयवी कण, यानी जो घन है उसके केंद्र में उपस्थित जो कण है उसमें, और जो कोष्टिका है उसके कोने के बीच में जो दूरी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए काय केंद्रित इस प्रकार से होता है,
ये देखिए आपको अगला पूछना चाहता है कि ये जो क्यूब का सेंटर है यानी यहां पर, यहां से लेकर के और ये जो पॉइंट ए है, ये दूरी आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली। तो देखिए इसकी वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, देखो आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है ए एफ और डी, समकोण त्रिभुज। तो इसमें आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए ये इसकी भुजा हो गई है कर्ण, और अपने को इसकी आधी की वैल्यू चाहिए जो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ए एफ स्क्वायर। और इसकी वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो 4r के इक्वल होगी। अगर एक अपन अवयवी कण की त्रिज्या r माने तो ये 4r के इक्वल होने वाली है। तो आप लिख सकते हैं कि 4r स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये रहा अपना आधार, फलक का विकीर्ण। तो अगर आपको ध्यान में हो तो जो फलक का विकीर्ण होता है, जिसको अपन ने देखिए यहां पर b मान रखा है, इस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2a स्क्वायर के बराबर होती है। b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अपना लंब, तो इसकी वैल्यू आप रख देंगे a स्क्वायर। घन की भुजा को अपन ने a मान ही रखा है, यानी 16r स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a स्क्वायर। ये देखिए आपके पास में सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अब देखिए आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले यहां से देखिए r की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे आप r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको देखिए मैं इरेज कर देता हूं। तो यहां पर देखिए आपके पास में r स्क्वायर बराबर आने वाला था 3a स्क्वायर अपॉन 16। तो r बराबर आ जाएगा √3a अपॉन 4। ये अपने पास में r की वैल्यू आ गई। जबकि अपने को r की हाफ वैल्यू यानी यहां से लेकर के केवल यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी आप इसका हाफ कर दीजिए। तो इसका हाफ हो जाएगा √3a अपॉन 2, ये इसका हाफ हो जाएगा। इसका अगर हाफ करेंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये जो अपना आंसर है ये सही आने वाला है √3a अपॉन 2। तो देखते हैं ये कौन से आंसर में अपने को सही मिलता है। देखिए ये आपको सही आंसर मिल गया है √3a अपॉन 2, यानी इसका जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल से सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर, अर्थात कौन सा लवण है जो जल में अधिकतम, माफ कीजिएगा यहां पर गलती से फोन लिखा गया है, ये मैंने यहां पर पीएच, अधिकतम पीएच देता है। ये अगला यहां पर पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा है जो अधिकतम पीएच देगा, और ये अपने को देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अधिकतम पीएच वो देगा जिसकी क्षारकता यानी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। तो आप इन लवणों में से उस लवण को पहचानिए जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ। जैसे फर्स्ट देखिए ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। सेकंड ये भी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और कार्बोनिक अम्ल वीक एसिड से बना हुआ है, यानी ये इसकी जो पीएच है वो ज्यादा आने वाली है। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, ये देखिए वीक बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी ये हो जाएगा वीक बेस, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इसकी पीएच है वो बहुत ही कम आने वाली। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, तो इनकी जो पीएच है वो लगभग 7 के इक्वल आने वाली है। और जो हाईएस्ट जो पीएच है ना वो अपने थर्ड ऑप्शन की यानी सोडियम कार्बोनेट की होने वाली है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना 7वां क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m aqueous solutions which one will be exhibit the largest freezing point depression। यानी आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनका 0.10 m जलीय विलयन आपको दिया हुआ है, और आपको बताना है कि किसका हिमांक अवनमन सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करें। जिसके आयनन में n की वैल्यू ज्यादा होगी, वान हाफ गुणांक, इस बार जिन बच्चों ने 12th की है उनके ये सिलेबस में नहीं था, हालांकि हटा हुआ है, लेकिन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल तो आपको ग्लूकोज का दे दिया, इसके लिए तो n की वैल्यू एक ही रहने वाली है,
इसका कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा। पोटेशियम क्लोराइड, इसके आयोनाइजेशन से देखिए 2 आयन बढ़ेंगे, K+ और Cl-, यानी N की वैल्यू होने वाली है 2। 4 देखिए पोटेशियम सल्फेट, इसके आयोनाइजेशन से अपने पास में 3 आयन बनने वाले हैं। देखिए इसमें 2 K+ है और एक सल्फेट SO4-2। और थर्ड जो ऑप्शन है इसमें देखिए आपको पास में 2 तो Al+3 आयन बनेंगे और 3 सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का जब आयोनाइजेशन करेंगे तो 2 धनायन और 3 ऋणायन, यानी टोटल जो N की वैल्यू है वो होने वाली है 5। यानी कोई भी अगर आप अणुसंख्या गुण निकाल रहे हैं तो इसके लिए जो है वो मैक्सिमम होगा, चाहे वो प्रासरण दाब है, चाहे वो हिमांक अवनमन है या क्वथनांक उन्नयन है, कोई सा भी हो। तो आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा थर्ड। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। Where 22.4 liter of hydrogen gas is mixed with 11.2 liter of chlorine gas, each at STP. The moles of HCl gas formed is equal to, अर्थात कि STP गैस पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस को मिलाया गया है, तो कितने मोल HCl गैस का निर्माण होगा। ध्यान से देखिए यहां पर STP कंडीशन दी हुई है, तो 22.4 लीटर का मतलब हो गया कि यहां पर आपको जो हाइड्रोजन गैस है उसका 1 मोल दिया हुआ है, यानी अपने पास में हाइड्रोजन गैस का 1 मोल हो गया, प्लस क्लोरीन गैस देखिए इसकी हाफ 11.2 लीटर, यानी इसका अपने पास में हो गया आधा मोल। और इन दोनों की रिएक्शन से जो HCl बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए आप रिएक्शन लिख करके देखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो 2HCl बनता है, एक H2 और एक Cl2 से 2HCl का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन का 1 मोल और क्लोरीन का 1 मोल रिएक्शन करके 2 मोल HCl बनाते हैं। तो यहां पर देखिए आधा मोल क्लोरीन का है, तो हाइड्रोजन के केवल आधे मोल की रिएक्शन होगी, दोनों के आधे आधे मोल रिएक्शन करेंगे तो HCl कितने बनने वाली है, यानी HCl बनेगी 1 मोल। ये होगा इसका राइट आंसर, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोल ऑफ HCl गैस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When 0.1 mole MnO4-2 is oxidizing, the quantity of electricity to completely oxidize MnO4-2 to MnO4- is, यानी MnO4-2 का 0.1 मोल है और उसको MnO4- में ऑक्सीकृत करना है, तो इसके लिए अपने को कितने कुलाम आवेश की आवश्यकता होगी, ये एग्जामिनर अपने को पूछना चाहता है। तो देखिएगा ध्यान से MnO4-2, इसका ऑक्सीकरण करना है अपने को, किस में करना है, MnO4- में करना है। तो दोनों में आप ध्यान से देखिए मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6, यहां पर +6 है और ये कन्वर्ट हो रही है +7 में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, अर्थात 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 मोल के लिए भी 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, तो ये अपने को 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको बताना है कि 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। अपन ये जानते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर 96,500 कुलाम आवेश होता है। ये 12th के सिलेबस में इस बार नहीं है, जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं उनके ये नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो ध्यान रखिए ये इसको 1 फैराडे भी बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा, 0.1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो जाएगा 9,650। ये इसका राइट आंसर, यानी ये रहा अपना राइट आंसर 9,650 कुलाम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन। एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको यहाँ पर नीट और JEE दोनों की तैयारी करवाने का बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग द गिव्स एनर्जी चार्ज डेल जी नोट की वैल्यू दे रखी है 63.3 किलो जूल
देखिए आप इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीपल करेंगे। तो सबसे पहले एक तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये 63300 जूल, यहीं पर इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं। फिर देखिए आगे का क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है Ag2CO3 और इनके बीच में उत्क्रमणीय विक्रिया है, इनसे बन रहा है 2Ag+ और कार्बोनेट। तो अगला पूछ रहा है कि द KSP ऑफ AgCO3 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, यानी आपको Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट की KSP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। डेल जी नोट की वैल्यू आपको ये दे रखी है, जिसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है पहले ही जूल में। और ठोस Ag2CO3 के लिए 25 डिग्री ताप पर KSP की कैलकुलेशन करनी है। R की वैल्यू देखिए अगले ने आपको ये दे रखी है कि R बराबर 8.314 होने वाला है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले मैं अपने थोड़ी सी जगह अपनी खाली कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखो डेल जी की वैल्यू अपने को दी हुई है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं 63300। डेल जी बराबर अपन जानते हैं आर टी, सॉरी यहां पर मैंने 2.303 नहीं रखा है, तो साथ में आप 2.303 भी रखेंगे, यानी डेल जी नोड बराबर होता है 2.303 RT और log KSP। इस फॉर्मूले के द्वारा आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डेल जी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो डेल जी नोट की वैल्यू रख देंगे आप 63300 माइनस 2.303, आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो आर की वैल्यू रख देंगे 8.314। टेम्परेचर चूंकि अपने को 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो इसको रखते टाइम पर आप ध्यान में रखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में 298 केल्विन, और आपको कैलकुलेट करनी है log K की वैल्यू। तो ये जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में log KSP की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, log KSP बराबर यह आ जाएगा -11.9, यह आंसर आ जाएगा। और फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो KSP की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8 × 10⁻12। ये आपका इसका आंसर आने वाला है। ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे या आप अप्लाई करके देख सकते हैं, तो ये आपको आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं अपना, देखिए इसमें कौन सा आंसर है वो अपने को सही यहां पर मिलता है। तो देखिए अपना आंसर आया था 8 × 10⁻12 है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर आपको किसी प्रकार की कमी लगी है, कि किसी प्रकार का सुधार आप चाहते हैं, तो जरूर हमें बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में, जिसमें मैं आपके लिए और 10 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।